नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बेसिक कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट की तीसरी क्लास है। इसके पहले मैं 2 क्लासेस बेसिक कंप्यूटर की एवं 16 क्लासेस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जब कोई कंप्यूटर को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं उसे लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन कहा जाता है। और अगर इसे हिंदी में देखा जाए तो स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क लैन को हिंदी में कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? ऑप्शन है फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से या उपयुक्त कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। और अगर धातु की बात की जाए तो याद रखिएगा, सिलिकॉन धातु का प्रयोग किया जाता है सेमीकंडक्टर के निर्माण में, या सॉरी आईसी चिप के निर्माण में। अगला प्रश्न है, पद एमबी प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। पूछा गया है कहां विद्यमान रहती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका सही जवाब होगा यादृच्छिक अभिगम स्मृति पर, यानी कि इसका मतलब होता है रैम पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन में यादृच्छिक अभिगम स्मृति लेने का कारण यह है कि कई बार अपन पे एग्जाम में प्रश्न बनता है लेकिन उसे समझ नहीं पाते, इस कारण से याद रखिएगा रैम को ही यादृच्छिक अभिगम स्मृति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? या पूछा गया है पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है मार्कोनी, एलन ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण जेपी ईकर्ट ने किया था। जेपी ईकर्ट एवं जॉन माउचली ने किया था। और अगर आपसे नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनिएक, और एनिएक का निर्माण 1946 1946 में किया गया था जेपी ईकर्ट द्वारा एवं जॉन माउंच द्वारा या माउंच ली द्वारा। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का आप सभी जानते होंगे, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीफोन एवं ग्रामोफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट रहते हैं? तो दोस्तों 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1024 इंटू 1024 बाइट के बराबर, और 1024 बाइट होता है किलोबाइट, आप याद रखिएगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आता है 10,48,576 बाइट्स होते हैं 1 मेगाबाइट में। याद रखिएगा, अधिकतर लोग 10,24,000 लगा देते हैं 1024 समझ के। बाकी इसका सही जवाब होता है 10,48,576 बाइट होते हैं 1 मेगाबाइट में। और याद रखिएगा मेगा का मतलब ही मिलियन से होता है। इस तरह किलो 1,000 के लगभग होता है, इसी तरह मेगा होता है 10 लाख या फिर 1 मिलियन के बराबर। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई परास या जिसे रेंज कहा जाता है कितना होता है? तो याद रखिएगा सुपर कंप्यूटर के लिए 64 बिट तक होता है एक शब्द की लंबाई या उसकी रेंज। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः किसे नष्ट करता है? ऑप्शन है आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को या हार्डवेयर को। तो याद रखिएगा कंप्यूटर वायरस प्रोग्रामों को नष्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो आप सभी जानते हैं मॉडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो दोस्तों भौतिक रूप से यानी कि फिजिकली आप सभी जानते हैं हार्डवेयर को स्पर्श या टच किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, प्रिंटर।
अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो आप सभी जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंध है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का। अगला प्रश्न है किस पार्ट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो दोस्तों यह तो काफी सिंपल प्रश्न है और आप सभी जानते होंगे सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो दोस्तों कंप्यूटर प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। स्कैनर इनपुट होता है और प्रिंटर आउटपुट होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर चिप हार्डवेयर होती है, प्रिंटर भी हार्डवेयर होता है, माउस भी हार्डवेयर होता है, लेकिन जावा एक लैंग्वेज होती है, तो जावा एक हार्डवेयर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? ऑप्शन है कंप्यूटर, मॉडेम, इंटरफेस कार्ड या केबल। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब होता है कंप्यूटर, क्योंकि इधर बात की जा रही है एक नेटवर्क की, तो लोकल एरिया नेटवर्क में मॉडेम का भी उपयोग किया जाता है, इंटरफेस कार्ड का भी किया जाता है, केबल का भी किया जाता है। यह सभी नेटवर्क के अंतर्गत आती हैं चीजें, लेकिन कंप्यूटर एक नेटवर्क से बाहर की डिवाइस है जिससे नेटवर्क कनेक्ट किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब होता है कंप्यूटर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के डाटा को सीपीयू से परिधि यंत्रों द्वारा अंतरित किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? का मतलब है प्रश्न पूछा जा रहा है कंप्यूटर के डाटा को सीपीयू से अगर अदर एक्सटर्नल डिवाइस में किस माध्यम से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है मॉडेम, कंप्यूटर पोर्ट्स, इंटरफेस बफर या मेमोरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होता है कंप्यूटर पोर्ट्स। पोर्ट्स के द्वारा आप सीपीयू से डाटा किसी अन्य डिवाइस में ले सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? दोस्तों डाटा संचार विधि पर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और दोनों दिशाओं में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होता है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ से की जाती है लेकिन एक बार में सिर्फ एक तरफ से, और सिंप्लेक्स में सिर्फ एक तरफ से की जाती है, वन साइडेड होता है सिंप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स होता है दोनों तरफ से की जाती है पर एक समय पर एक ही तरफ से, और हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल होता है वॉकी टॉकी। सिंप्लेक्स का होता है केबल, और फुल डुप्लेक्स जैसे कि अपन टेलीफोन या इंटरनेट का उपयोग करते हैं कि एक साथ दोनों तरफ से डाटा ट्रांसफर किया जा रहा। इसका सही जवाब होता है फुल डुप्लेक्स। अगला प्रश्न है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? दोस्तों अनेक घरेलू उपकरणों में जो कंप्यूटर उपयोग किए जाते हैं वह होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो अधिकांशतः ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा अगर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अधिकतर ट्री डायरेक्टरी संरचना या ट्री डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक ट्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी प्रणाली से क्या फायदे हैं? तो दोस्तों ट्री स्ट्रक्चर फाइल डायरेक्टरी प्रणाली के फायदे, ऑप्शन है आसान भंडारण और फाइल नाम की पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है, एक अनावश्यक सुविधा है, फाइलों की एक बड़ी संख्या के लिए अनावश्यक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आसान भंडारण और फाइल नाम की पुनर्प्राप्ति की अनुमति देता है एक ट्री फाइल डायरेक्टरी प्रणाली। अगला प्रश्न है जावा लैंग्वेज के संदर्भ में वाइट कोड क्या है? तो दोस्तों वाइट कोड होता है एक कंपाइलर द्वारा बनाया गया कोड। तो ऑप्शन एक जावा कंपाइलर द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार, एक जावा वर्चुअल मशीन द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार, एक जावा स्रोत फाइल के लिए एक और नाम, एक क्लास के इंस्टेंट मेथड के भीतर लिखा कोड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एक जावा कंपाइलर द्वारा उत्पन्न कोड का प्रकार। अगला प्रश्न है मैनुअल पंक्ति विराम के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो दोस्तों मैनुअल पंक्ति विराम के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है शिफ्ट प्लस एंटर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा शिफ्ट प्लस एंटर। अगला प्रश्न है कौन सी सुविधा क्लिपबोर्ड के डाटा को किसी भी स्वरूपण के बिना पाठ के रूप में
अवेशन करने की मदद करती है। तो दोस्तों यह सुविधा है पेस्ट स्पेशल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, पेस्ट स्पेशल। अगला प्रश्न है पाठ का संयोजन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो याद रखिएगा पाठ का संयोजन एम्परसैंड द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, एम्परसैंड। अगला प्रश्न है एक प्रोग्राम में निम्नलिखित पंक्ति को क्रियान्वित करने के बाद रिजल्ट में संग्रहित मूल्य क्या होगा? यानी कि इसका रिजल्ट पूछा गया है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 इंटू 3 होगा 9। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कर्सर के पहले एक ही अक्षर को मिटाना, कर्सर के बाद सिर्फ एक ही अक्षर को मिटाना, कर्सर के पहले सिर्फ एक शब्द को मिटाना, या कर्सर के बाद सिर्फ एक शब्द को मिटाना। याद रखिएगा कंट्रोल प्लस बैक स्पेस के प्रयोग से आप कर्सर के पहले सिर्फ एक शब्द मिटा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुउपयोगकर्ता का समर्थन नहीं करता? बहुउपयोगकर्ता यानी कि मल्टी यूजर्स का समर्थन नहीं करता। इसका सही जवाब होगा एमएस डॉस। एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बहुउपयोगकर्ता का समर्थन नहीं करता। अगला प्रश्न है इनमें से अलग को पहचानिए। ऑप्शन है एक्सेस, फॉक्स प्रो, पावर पॉइंट या डी बेस। तो दोस्तों इनमें से अलग तो पावर पॉइंट है जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक एमएस ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? ऑफिस एक्सपी होता है, ऑफिस विस्टा वैध संस्करण नहीं है, ऑफिस 2007 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑफिस विस्टा, जो कि एमएस ऑफिस का एक वैध संस्करण नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती संचालन का एक परिणाम नहीं है? ऑप्शन है लास्ट अपडेट प्रॉब्लम, अपडेट अनोमली, अनरिपीटेबल रीड या डर्टी रीड। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा अपडेट अनोमली, समवर्ती संचालन का एक परिणाम नहीं है। अगला प्रश्न है एक बहुउपयोगकर्ता डेटाबेस में अगर दो उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में एक ही रिकॉर्ड अध्ययन करना चाहते हैं तो किस विधि द्वारा ऐसा करने से उन्हें रोका जा सकता है? ऑप्शन है जैमिंग, पासवर्ड, डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड लॉक। तो दोस्तों उन्हें रिकॉर्ड लॉक करने से, एक्सेस करने से रोका जा सकता है। अगर बहुउपयोगकर्ता डेटाबेस में दो उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में एक ही रिकॉर्ड अध्ययन करना है तो रिकॉर्ड लॉक करके आप उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली पुलिस के लिए बेसिक कंप्यूटर की तीसरी क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर की प्रीवियस 2 क्लासेस भी आप जरूर देखिएगा, और जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट की जो 16 क्लासेस चैनल पर अपलोड की हैं, एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।